है। आई रिपीट, इंटरनल सोर्सेस में हम लो लेवल के एम्प्लॉयज आराम से ढूंढ सकते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या छोटे लेवल, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट लेवल के लोग अगर चाहिए तो ये तरीका सही नहीं है। बड़े लेवल, आपको कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए, तो क्या बोलोगे क्या, जा तुम्हारे फ्रेंड को लेके आ जाओ। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए, तो क्या बोलोगे क्या, जाओ फ्रेंड्स को लेके आओ, आजू बाजू में है क्या कोई देख के आओ। तो नहीं, ये कोई मेड थोड़ी है, साफ सफाई करने वाला थोड़ी चाहिए, कोई सुपरवाइजर थोड़ी चाहिए, हमें तो बड़े लेवल का इंसान चाहिए। अब बड़े लेवल का इंसान चाहिए तो सोर्स भी तो बड़ा होना चाहिए। हो सकता है पूरी गुजरात में आपको ढूंढना पड़े, हो सकता है पूरी इंडिया में आपको ढूंढना पड़े, तो हमें बिजनेस से बाहर जाना पड़ेगा, तो हमें बिजनेस से बाहर जाना पड़ेगा। और बिजनेस से बाहर जाना पड़ेगा मतलब एक्सटर्नल सोर्स में जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो इन एक्सटर्नल सोर्स। See, one thing I want to tell all of you, that all of you develop the personality. You should always be reactive. अपने आप को एकदम स्टिल मत बनाओ, हमेशा रिएक्ट करो। आपने देखा कभी कभी कोई एक्ट्रेस की इंटरव्यू देखी, कैमरा में हाथ उठाना, कितने लोगों ने देखी? कोई भी एक्ट्रेस, कोई भी फेमस एक्ट्रेस जो भी है, देखिए आपने, जाहिर सी बात है ना। या कोई एक्टर देखा होगा, क्या एकदम वो स्टिल बैठा रहता है इंटरव्यू देते वक्त? नहीं ना, अननेसेसरी वो यहाँ देखेगा वहां देखेगा, बाल ठीक करेंगे, होता कुछ नहीं है, फिर भी बाल ठीक करेंगे बिना काम के। क्या है वो, है ना? मार्क किया है कि नहीं किया? होप सबने मार्क किया होगा। क्या है वो एक तरीका है जिससे आप सामने वाले का कंसंट्रेशन खींच सकते हो। ये एक तरीका है जिससे आप सामने वाले का ध्यान खींच सकते हो। ये एक पर्सनालिटी का पार्ट है, ये सीखो, ठीक है, ये आपको सीखना है। तो जब भी आप किसी के साथ बात करते हो ना, आपको हमेशा रिएक्शन देना है। हाँ बोलना है, ना बोलना है, कुछ तो रिएक्ट करो। Some of you who are sitting here are not giving any reaction. तो क्या मुझे यहां से मैसेज नहीं मिल रहा है कि आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे कैसे पता चलेगा बताओ, जब तक आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे। और मैं यहाँ से आपका म्यूट ऑप्शन अनम्यूट कर सकता हूँ, लेकिन उससे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा, सब हाँ ना 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 बोलते रहेंगे। दैट इज नॉट द करेक्ट है, ये कोई रेगुलर क्लास तो है नहीं। और अभी जितना साइलेंस आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, उसमें मजा नहीं आएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जब आप वहां बैठे हो तो मुझे आपका रिएक्शन चाहिए, तभी मैं मुझे आगे बढ़ने की इच्छा तभी होती है। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आई? पृथ्वीराज, अभी भी तेरा रिएक्शन नहीं आया भाई, मैं अभी क्या बोलूं तुझे? हाँ ऐसे करो ना, कुछ तो करो, ऐसे ऐसे कुछ तो करो, तो मुझे पता चले ना। तो मुझे मजा आता है पढ़ाने में, तो मुझे आगे जाने में मजा आएगा। ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही बैठे हुए हो, स्टैच्यू के सामने मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। खूब सबको समझ में आ गया। चलो, तो इंटरनल सोर्स हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सटर्नल सोर्सेस, यानी अब हम जरा बिजनेस से बाहर जाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा बिजनेस से बाहर जाएंगे। ये मैंने 2 बार नहीं, ये इंटरनल सोर्स हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब हम जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स। नंबर 1 इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, थ्रू ट्रेड यूनियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, रिक्रूटमेंट एट गेट एंड मॉडर्न मेथड। ये कुछ तरीके हैं, देखते हैं कौन से। Through advertisement, it is an effective alternative for recruitment. Applications are invited through advertisement in newspaper, business journals, periodicals for specific post. आप न्यूज़पेपर देखोगे ना, उसमें एक अलग कॉलम ही होता है जहां पे ये जॉब के इंटरव्यू वगैरह होते हैं। देखिए आप लोगों ने, जो ये 6 ऐसा लिखा ही होता है। देखा है किसी ने? न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो तो देखा होगा, नहीं पढ़ते हो तो फिर नहीं देखा होगा। तो थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करो, ठीक है, पढ़ाई से टाइम निकाल के। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर सीइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, टीवी और वेबसाइट। तो न्यूज़पेपर थोड़ी सी पुरानी हो गई है, लेकिन अब ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं।
जो भी कंपनी होती है वहां पे वैकेंसीज के लिए ऑप्शन होता है अपनी वेबसाइट में, या तो naukri.com, ये सब वेबसाइट है जहां पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड. सबसे बड़ा फायदा क्या पता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट का. चलो रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो आपको क्या लगता है, हमारे पास रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ करना कि लोग अट्रैक्ट हो जाए हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए और वो अप्लाई करे. ठीक है, वो क्या करे, अप्लाई करे. आप मुझे बताओ ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए कि कम लोग हमारे यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए? थम्स अप ज्यादा लोग, थम्स डाउन कम लोग. ज्यादा या कम? वेरी गुड. कुछ लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोग सोच रहे हैं. ज्यादा लोग, जाहिर सी बात है. क्यों ज्यादा? रीजन क्या, रीजन है कि ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे अप्लाई करने चाहिए? सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है कि ज्यादा लोग जब अप्लाई करेंगे तो अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी ना. जितने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे अच्छे लोग आने की चांसेस उतने ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, 2 3 4 10 साल के बाद आपकी शादी है. ठीक है, अब आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हो. ठीक है, अब आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हो. क्या लगता है जो पहला आप देखोगे उसी से शादी करोगे या 10 15 20 को देखोगे? क्या करोगे? अरे क्या करोगे? थम्स अप ज्यादा, थम्स डाउन एक को ही देखोगे, शादी कर लोगे? कुछ लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग जवाब ही नहीं दे रहे. उसमें क्या शर्माना. चलो वेरी गुड. हाँ, तुरंत थम्स अप भी कर दिया, कितने जल्दी. क्या जमाना आ गया, बच्चे लोग शर्माते भी नहीं. चलो ठीक है, ओके. जाहिर सी बात है ना, आप ज्यादा लोगों को देखोगे. क्यों? अच्छा इंसान मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. और पहला ही देख लिया और शादी कर ली, फिर पता चला रही है तो किसी काम का ही नहीं, कि जिसको अकल ही नहीं. फिर ऐसा ना हो जाए ना, तो आप क्या करोगे, ज्यादा ऑप्शन देखोगे. तो रिक्रूटमेंट में हम क्या करते, कंपनी क्या करती, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आए तो उसमें से बेस्ट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. और इसीलिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइजमेंट करोगे. यहाँ पे आप बिजनेस में आ जाओ, अभी आप वापस बिजनेस में आ जाओ. उसी चीज के बारे में मत सोचते जाना, कब कम बैक टू बिजनेस. ठीक है, तो अब हम बिजनेस की बात करें तो आपको एक अच्छा अकाउंटेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट. देखो एक्सटर्नल सोर्स आ गया, दुनिया इंडिया क्या गुजरात क्या पूरी दुनिया में से कहीं से भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके आपके जॉब में वो दम होना चाहिए, तभी अच्छे लोग आएंगे. चलो नंबर 2, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखते हैं. Public and private employment exchanges prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of jobs. Employment exchange वो होता है जहां पे जो लोग अनएम्प्लॉयड है वो अपना अपना नाम वहां पे रजिस्टर कर लेते हैं. ठीक है, अब मैरिज का टॉपिक निकला है तो मैं एग्जांपल वही दे दूं. ठीक है, हो सकता है थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को. ये जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं ना, मैरिज ब्यूरो, पोपटलाल दिखते हैं ना, वो कहाँ जाता है, मैरिज ब्यूरो में जाता है ना. क्यों वहां जाता है, उसकी शादी नहीं हो रही बेचारे की, तो उसने अपने आप को बहुत सारे मैरिज ब्यूरो में क्या करके रखा है, रजिस्टर करके रखा हुआ, ताकि बेचारे के लायक कोई लड़की आ जाए तो उसे बुला लेगी. तो वैसे जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब नहीं है, वो लोग भी अपने आप को ऐसे ही एक एक्सचेंज में रजिस्टर करते हैं और उस एक्सचेंज को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. और वो लोग ऐसे प्रोस्पेक्टिव मतलब लायक किसी खास क्वालिटी वाले कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस पूरी लिस्ट बना के डेटा लगाते हैं. फिर क्या होता है, जो कंपनियां, जैसे किसी ने एमबीए किया है, ठीक है, विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसने अपने आप को रजिस्टर कर दिया. अब कोई कंपनी को एमबीए की जरूरत है विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, वो क्या करेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे और उनको बोलेगी कि भाई हमें
एक एमबीए चाहिए जो 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगी, इन लोगों की पूरी लिस्ट निकाल के उस कंपनी को दे देगी, भाई ये लो, ये 15 लोग हैं। फिर वो कंपनी क्या करेगी, वो 15 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और बेस्ट को सिलेक्ट कर देगी, सिंपल। तो ये एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, वी कॉल इट एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है। फिर बाद में उनके स्किल वगैरह ये सब चीजें देखी जाती है, वो बात की बात, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो पहला क्या आ गया, एडवर्टाइजमेंट देके आप अपॉइंट कर सकते हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जा सकते हो। आप एक बिजनेसमैन हो, ध्यान देना, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तीसरा, थ्रू वोकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या है ये? मैनी एंटरप्राइज मेक recruitment by this method in modern times. Technological Institute contacts colleges and universities, conduct campus recruitment, and provide specialized and knowledgeable personnel to business organization. The required personnel can be recruited by appointing names from the heads of the concerned institutions by campus interview. नाम सुना है campus interview? आपने ये मूवी देखी है? 3 इडियट्स मूवी देखी है आपने? अब अगर 3 इडियट्स में मूवी नहीं देखी ना, तो आपको तो गुजरात में टॉप करना चाहिए। और अगर आप गुजरात में टॉप नहीं करते तो आप किसी काम के नहीं हो, पढ़ाई भी नहीं करते और मूवी भी नहीं देखते, तो किस काम के हो आप? इसके अंदर आपने देखा होगा कि वो वायरस को ये 2 जन, कौन, एक राजू और दूसरा कौन होता है, फरहान, हाँ, ये सवाल पूछते हैं। हाँ, तो पहले तो बता दो कैंपस इंटरव्यू क्या होता है। कैंपस इंटरव्यू में बड़ी बड़ी कंपनियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाके वो लोग जिन्होंने अभी डिग्री पास भी नहीं की उनको जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। क्यों? वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि टैलेंटेड बच्चे को वो तुरंत पहचान लेते हैं, और एक बार सामने वाले के पास डिग्री आ गई ना तो उसको तो कोई भी कंपनी जॉब दे देगी। ये लोग क्या करते हैं, उसे दूसरी कंपनियों के पास वो जाए उससे पहले खींच लेते हैं अपने पास, क्योंकि कंपनियों के लिए एम्प्लॉयज बहुत बड़ी चीज है। उनको सैलरी मायने नहीं करता, उनको लगता है कि अच्छा एम्प्लॉय आना चाहिए तो कंपनी आगे जाने ही वाली, ऐसा होता है। हम जैसे वो साफ सफाई करने वाले को 500, 700, 100 रुपए में कुछ लोग चिक चिक करते हैं ना, वो ऐसा वहां नहीं होता। वहां वो लाख रुपए ज्यादा दे देंगे। हाँ हनी, मुझे पता है आप लोग नहीं करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे वो लोग ऐसे लाख लाख 2 लाख की बात नहीं करते, वो बिंदास पैसे दे देंगे। लेकिन उनको पता है कि वो एम्प्लॉय कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। तो ये बड़ी कंपनियां कॉलेज में जाके पहले ही उनको रिक्रूट कर लेती, उसको बोलते हैं कैंपस इंटरव्यू। उसको क्या बोलते हैं? कैंपस इंटरव्यू। तो बस सिंपल है। तो कैंपस भी तो एक सोर्स हो गया ना रिक्रूटमेंट का, दैट इज थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो 3 इडियट्स मूवी में आपने देखा होगा, उसमें वो राजू और वो फरहान पूछता है सर को कि सर हमें इंटरव्यू में पास हो गए और हमें जॉब भी मिल गई, लेकिन हम एग्जाम में फेल हो गए तो? ये सवाल तो आपके दिमाग में भी आया होगा ना, भाई कॉलेज में तो जॉब मिल गई और एग्जाम में फेल हो गए तो वायरस क्या बोलता है उनको, चिंता मत करो, तुम सिलेक्ट होने वाले ही नहीं हो। क्योंकि वो जो आते हैं ना इंटरव्यू के लिए, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है सही कौन है गलत कौन है, तो वो सही बंदे को आराम से चूज कर लेते, इतने एक्सपर्ट होते हैं वो। क्यों? वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ही होते हैं, जिनको इंटरव्यू लेना मतलब वो देख के ही समझ जाते हैं ये आदमी हमारे लायक है या नहीं, बात करने लायक ही है या नहीं है, ठीक है। तो उसे हम इन शॉर्ट में, वो तो दूर की बात होगी, तो इन शॉर्ट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एक सोर्स है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। लेकिन सपने मत देखना कि बीकॉम करोगे और कोई आएगा, कंपनी, बड़ी कंपनी आएगी इन्फोसिस जैसी और आपको लेके जाएगी, चिंता मत करना, वो कोई नहीं, बीकॉम में कोई नहीं आता। आप एमबीए वगैरह करोगे, कोई मास्टर डिग्री करोगे तो आपको कोई वैसे वैल्यू होगी, बीकॉम की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। और सोचो जो बीकॉम नहीं करता उसकी क्या वैल्यू है फिर? जब बीकॉम की वैल्यू नहीं है तो बीकॉम करने ना करेगा उसकी क्या वैल्यू है? तो बीकॉम तो आपको करना ही है, प्लस मास्टर डिग्री करना है विद प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। आईआईटी है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नाम तो सुना होगा, ठीक है। ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें एडमिशन मिलना ही जॉब की गारंटी होती है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे कि नॉर्मल आदमी को एडमिशन मिलता ही नहीं।
तो उस कॉलेज में एडमिशन होना, उस कॉलेज में एडमिशन होना वो बहुत बड़ी बात हुई। 3 इडियट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो जो फोटोग्राफर होता है ना, राजू नाम है आई थिंक उसका, फोटोग्राफर, उसके उसके पापा क्या बोलते हैं, इस साल इसने पढ़ाई नहीं की। 94% से सीधा 92%। इनको 92 भी कम लग रहे, सोचो 92% भी उनको कम लग रहे। मतलब ऐसे ही लोगों को वहां पे जॉब मिलेगी जिनको 92 कम लग रहा है, सॉरी, ऐसे ही लोगों का एडमिशन वहां पे होगा जिनको 92 कम लग रहे। ठीक है, हम 60-70 वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं, फिर भूल जाओ, तो पढ़ाई करना बंद कर दो फिर। तो या तो तुम आगे बढ़ो या तो पीछे रहो। इसलिए हमेशा नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 किसी काम का नहीं। वो सिर्फ एक सहानुभूति होती है, अरे मैं तो नंबर 2 हूँ, लेकिन लोग उसको कोई बहुत प्राउड से नहीं देखते, उसको सिर्फ सहानुभूति देते हैं, अरे तू थोड़े से के लिए नंबर 2 पे आ गया। चलो एनीवे, फुल फॉर्म याद रखना, ये वाला IIM का और IIT का, ये तो इंस्टीट्यूट है। ओके, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। इसे रेस कर दूं मैं, रीड किया सबने? ओके, जो एम्प्लॉयज के यूनियन होते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियंस। किसके? एम्प्लॉयज के। ठीक है, तो ये जो ट्रेड यूनियन है, अगर किसी को इस यूनियन का मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ट्रेड यूनियन में जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और आप जब अपने आप को रजिस्टर करोगे तो क्या होगा? रजिस्टर मतलब क्या करना है? आपकी डिटेल्स उस ट्रेड यूनियन को देनी पड़ेगी, आपका नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। बस, तो ट्रेड यूनियन के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, यानी देखो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। अब फ्यूचर में क्या होगा? किसी कंपनी को अगर एम्प्लॉयज की जरूरत है तो वो कहां जा सकते हैं? वो ट्रेड यूनियन के पास जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई हमें इन इन कैरेक्टर्स, इन इन क्वालिफिकेशन वाले लोगों की जरूरत है। तो ट्रेड यूनियन क्या करेगा? वो लिस्ट निकालेगा और उस कंपनी को वो लिस्ट थमा देगा। बस, फिर कंपनी वालों का आगे का काम शुरू। क्या करेंगे? फोन करके बुला लेंगे, इंटरव्यू लेके, और बेस्ट को क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज सिंपल। अगले टॉपिक में मैं जा रहा हूं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स, पहला एडवर्टाइजमेंट करके, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है ना, समझ में आया ना? जहां पे अनएम्प्लॉयड लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आ गया। तीसरा तो ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या है? यूनियन है, ग्रुप है। किसी के साथ अत्याचार हो रहा तो ये ट्रेड यूनियन वाले उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन किसको सपोर्ट करेंगे? जो उनका मेंबर बना है वही। अगर किसी ऐसे एम्प्लॉय के साथ अत्याचार हुआ जो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो ये ट्रेड यूनियन वाले उनको सपोर्ट नहीं करते। इसलिए रजिस्टर होना जरूरी है, तभी उसको आगे की फैसिलिटीज मिलते हैं। तो इन शॉर्ट में जब वो रजिस्टर करेंगे तो ट्रेड यूनियन में लिस्ट चली जाएगी और वही लिस्ट कंपनी को मिल सकती है। थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है देखते हैं। इन दिस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ वर्कर्स। ये इस टॉपिक से आप लोग मेरे ख्याल से फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि सूरत में ये ज्यादा चलता है। सूरत में ज्यादा चलता है। द कॉन्ट्रैक्टर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग वर्कर्स। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पहले रीड कर लेता हूं। द कॉन्ट्रैक्टर is in constant contact with various types of laborers, and as and when required he arranges labor at fair wages. This often happens in workers of construction industries, mining, tea plantation, etc. In this method there is a possibility of workers being exploited. Generally unskilled laborers are supplied by this method. देखो एग्जांपल देता हूं। आपको आपके घर का कंस्ट्रक्शन करना है, तो घर का कंस्ट्रक्शन कौन करेंगे? मजदूर लोग करेंगे ना, सही है ना? अब आपको वो मजदूर कहां मिलेगी? कहां मिलेंगे? चलो कोई बात नहीं, 4 रस्ते पे चले जाओ, सुबह सुबह 7-8 बजे मिल जाएगी। मिलते हैं ना 4 रस्ते पे? अरे मजदूर लोग, काम करने वाले कड़िया लोग, मजदूर में दिखते नहीं हो 4 रस्ते पे सुबह सुबह?
वनश्री टेंशन मत दो, जाओगे तो आपको दिखाई देगा ना, जाओगे नहीं तो कहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, तो जो जाते नहीं वो लोग सोच रहे हैं मैंने तो नहीं देखा, पर पहले जाओ तो सही, तभी तो पता चलेगा। तो सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो 4 रास्ते पे आपको कड़िया लोग, मजदूर लोग मिलेंगे। आप उनको बोलना कि मेरे यहाँ पे घर बनाने का काम है, कितना लोगे, तो वो दिन का 1000 रुपया मजदूरी बोलेगी, एक दिन का। अब आपको घर बनाना है, आपका 6 महीने का काम है, हर रोज कहाँ मजदूर ढूंढते फिरोगे, पता है, हर रोज आपको 10 मजदूर लगेंगे, आप कहाँ ढूंढोगे हर रोज। तो आप क्या करोगे, ऐसे किसी को ढूंढेंगे जो आपके लिए ये मजदूर लाके देने का काम करेगा। आपको क्या करना है, वो 1000 रुपए उस इंसान को देने जो आपके लिए हर रोज एम्प्लॉयज लेके आएगा, और उस इंसान को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, आपसे एक मजदूर का 1000 रुपए देगा, लेकिन मजदूर को 700 रुपए ही देगा। बीच का जो 300 रुपया है वो उसका कमीशन, वो उसका कमीशन। एग्जैक्टली 300 नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला आपको, 50 रुपए 100 रुपए लेता होगा, जो भी है वो। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है उसको बोलते हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। टेक्सटाइल में कॉन्ट्रैक्टर्स है, पता है, टेक्सटाइल में मजदूर होते हैं, तो क्या फैक्ट्री का मालिक ढूंढने जाता है मजदूरों को हर रोज सुबह सुबह 4 रास्ते पे? नहीं, उसने एक जन को हायर कर लिया, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये बिल्डिंग में इतने कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आप जाके देखो वेसु, अल्थान, हर जगह पे, क्या लगता है वो बिल्डर लेके आता है मजदूरों को? नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, भाई ये ले लाख रुपए और ये बिल्डिंग बन जानी चाहिए, मजदूर भी तू लेके आएगा, जितना उनको देना है उतना दे, बाकी का तू रख दे, लेकिन तेरी जिम्मेदारी की मजदूर लेके आए, तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर। तो वो बिल्डर ने कौन सा सोर्स ढूंढा रिक्रूटमेंट का, कौन सा सोर्स ढूंढा, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। टेक्सटाइल में भी है, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा दिखाई देगा, माइनिंग वगैरह का आपको इतना पता नहीं होगा, लेकिन ये सब चलता है। और लेकिन यहाँ पे खास चीज, कॉन्ट्रैक्टर, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर मालिक से ज्यादा पैसे लेते और मजदूर को कम पैसे देते, और मजदूर भी कुछ कम नहीं है। आप जाओगे ना, वो 1000 ही रुपए कहेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जाएगा ना तो उसको 700 रुपए में काम करने को तैयार हो जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हर रोज जाता है, आप तो एक दिन बुलाओगे ना, 2 दिन बुलाओगे, महीना बुलाओगे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसका एग्रीमेंट सालों से होता है, तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो सस्ते में काम करने को तैयार होते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा हो जाता है, मजदूर का भी फायदा हो जाता है, और आपका भी फायदा हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट एट गेट। क्या है रिक्रूटमेंट एट गेट? Workers can be recruited by the business enterprise by placing a placing a notice to the factory gate. This method is more suitable for daily wages. ये क्या होता है पता है, आप जब जाओगे ना किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसा रोड होता है, देखो ऐसा रोड होता है, और रोड के आजू बाजू में ये सब फैक्ट्रियां लगी होती है, ये सब फैक्ट्रियां होती दोनों साइड से, देखा होगा ना, इंडस्ट्रियल एरिया में गए होगे तो पता है। ये रास्ता होता है, यहाँ से वर्कर चलते 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 रहते हैं, और क्या होता है, फैक्ट्री में कभी जरूरत होती कभी नहीं होती, तो जिस दिन उनको जरूरत होगी वो क्या कर देंगे, गेट पे एक नोटिस लगा देंगे कि आज 10 कामगार चाहिए, 6। तो जैसे ये वर्कर्स आएंगे, पड़ेंगे अंदर, काम करना शुरू कर देंगे, पूरे दिन काम करेंगे, शाम को अपने वेजेस लेके फिर अपने घर पे। जैसे इनको 10 लोग मिल जाएंगे, वो स्टिकर निकाल देंगे, वो नोटिस निकाल देंगे, अगले दिन फिर वो वर्कर्स निकलेंगे, अगले दिन यहां नोटिस लगी है तो इसके अंदर चले जाएंगे, काम करेंगे दिन भर, शाम को पैसे लेके फिर अपने घर पे वापस। इसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट एट गेट। ये ज्यादातर फायदेमंद कहां पे है, डेली वेजेस में। कुछ मैनेजर लोग ऐसे नहीं जाते कि आज ये मैनेजर की जरूरत है, ऐसा नहीं होता है, लोअर लेवल में होता है, वर्कर्स लेवल में होगा, ठीक है, डेली वेजेस में होगा। तो ये भी एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है, दैट इज वी कैन कॉल इट एज रिक्रूटमेंट एट गेट। मॉडर्न मेथड, इन मॉडर्न मेथड्स रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय यूज ऑफ इंटरनेट। चलो ये तो आप लोग को पता है, मुझसे ज्यादा पता होगा, इंटरनेट। वेरियस एजेंसीज रजिस्टर बायोडेटा और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ऑन देयर वेबसाइट whenever there is vacancy. These agencies or business unit can use this facility to get the required candidates. For this, all the procedure are done online.
like application, exam, result, appointment, etc. In this method, the candidate can take maximum benefit if he is well versed with the computer and internet. हाँ, जिनको कंप्यूटर इंटरनेट का नॉलेज है वो मॉडर्न मेथड का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है वो वर्कर बेचारा जिसको कंप्यूटर आता ही नहीं है उसे ऑनलाइन थोड़ी जॉब मिलेगी। जनरली दिस मेथड इज suitable फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज, जिनके पास कोई खास क्वालिटी है, उनके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, मैंने ऐसे बोला naukri.com, monster.com, ये सब ऐसी वेबसाइट है जहां पे लोग जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं और कंपनियां उस वेबसाइट से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लेती है। तो ये मॉडर्न मेथड में आ गया, ठीक है, दैट इज मॉडर्न मेथड। यहाँ पे हमारा ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का काम खत्म हो गया। सिलेक्शन का पहला प्रोसेस था रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन स्टाफिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। तो पहला फंक्शन था रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट करने के लिए दो तरीके, एक इंटरनल सोर्स है और एक एक्सटर्नल सोर्स है। कौन से दो है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने देखा प्रमोशन करके, ट्रांसफर करके, फ्रेंड्स रिलेटिव्स को फोन करके, पुराने एम्प्लॉयज को वापस बुला के, प्रमोशन देके, ठीक है, या वेटिंग लिस्ट, यानी जिनको हमने पहले जॉब हम नहीं दे पाए थे उनको वापस बुला के वेटिंग लिस्ट जॉब दे सकते, वो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल में क्या देखा हमने? एडवर्टाइजमेंट करके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके, ट्रेड यूनियंस में जाके, सबके पास लिस्ट होती है। कॉन्ट्रैक्टर्स को डिपेंड करता है आपको कैसे एम्प्लॉयज की जरूरत है, उस पर डिपेंड करता है। रिक्रूटमेंट एट गेट, ये डेली वेजेस में चलेगा। और मॉडर्न मेथड में इंटरनेट में वेबसाइट की मदद से, यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉय ज्यादा होगी। तो ये थे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज सिलेक्शन, वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे।